हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ लवकुश मिश्रा आप लोगों के लिए आज सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाए थे जनरल स्टडी का, जिसमें एनटीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है और इसका पहला लेक्चर जो है हमने पढ़ा दिया है। आज ये आपके लिए एक सेकेंड लेक्चर, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर में देखिए कुल क्या क्या है आपके लिए। देखिए सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। दांडी मार्च, ठीक है, एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है दांडी मार्च। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, बस इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरा का पूरा हम आपको देना चाहेंगे। क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द दांडी मार्च। दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया? दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया, किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया, ठीक है। दांडी मार्च स्टार्ट किया 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी पहुंचे। तो पहले तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए। क्वेश्चन अगर है कि दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया, तो दांडी मार्च जो है वह किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। अब यह दांडी मार्च है क्या? देखिए दांडी जो है वह एक समुद्र का किनारा है, ठीक है, समुद्र का किनारा है, गुजरात में पड़ता है। महात्मा गांधी ने, ये जो मैं कह रहा हूं कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया? अपने आश्रम से। महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? साबरमती आश्रम। साबरमती नदी के किनारे स्थित होने की वजह से इनके आश्रम का नाम क्या पड़ा? साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? यह मार्च कब स्टार्ट किया? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया और यहां से यह जो है दांडी नामक जगह पे पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? यह 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। जब ये दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं तो इनके साथ कुल कितने लोग थे? कुल 78 लोग थे। 78 लोग इनके साथ थे। इनके जो अनुयायी थे, इनके शिष्य थे, या कह सकते हैं इनके फॉलोअर्स जो थे, कुल 78 लोग इनके साथ थे। यह यात्रा पैदल यात्रा करके ध्यान दीजिएगा, कुल इस साबरमती आश्रम से दांडी तक की कुल दूरी जो है 240 माइल्स थी, 240 मील थी। और 24 दिनों में इन्होंने 24 दिन में यह यात्रा इन्होंने पैदल यात्रा शुरू किया। शुरुआत जब इन्होंने किया, इनके साथ देखिए यह फोटो दांडी मार्च का लगा हुआ आपके सामने। जब स्टार्ट किया तो 78 लोग थे, जब पहुंचते हैं तो हजारों लोग, क्योंकि जिस रास्ते से होकर के जाते हैं, जिन जिन रास्तों से होकर, गांव से, कस्बों से होकर के जाते हैं, इनके साथ कई सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो जब पहुंचते हैं दांडी नामक जगह पे तो हजारों की संख्या में लोग ये इनके साथ रहते हैं। तो यह तो एक चीज बात हुआ। अब यह क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च स्टार्ट क्यों किया इन्होंने, पैदल यात्रा स्टार्ट क्यों किया, क्यों साबरमती आश्रम से क्यों दांडी गए, ठीक है। तो देखिए क्या था कि 1930 तक आते आते क्या था कि जैसे महात्मा गांधी ने पहला अपना जो आंदोलन शुरू किया था वह था असहयोग आंदोलन, जिसे 1922 में इन्होंने वापस ले लिया। 1922 से 1930 तक के समय में जो है काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई बड़ा चेंजिंग, कोई बड़ा बदलाव कोई हो नहीं रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद का जो सिचुएशन था, जिसमें जो है पूरी दुनिया में आर्थिक संकट जो आया था उसका असर भारत पर भी पड़ा था। भारत में महंगाई बढ़ चुकी थी, ठीक है, महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, कृषि उत्पादन जो है काफ़ी लो हो चुका था, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई कह सकते हैं कि लोग जो थे वह मायूस हो चुके थे। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नया टैक्स लगा दिया, साल्ट टैक्स, नमक कानून बनाया। नमक कानून बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या कहा कि नमक जो है वह भारतीय लोग नहीं बनाएंगे, वह ब्रिटिश जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें बनेगा और उस पर टैक्स लिया जाएगा। अब ये देखो कॉमन सी बात थी, लेकिन इस नमक से, इस नमक नामक चीज से, जो कि कॉमन चीज है, इससे महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कुछ शर्त रखी, जिसमें मेन शर्त देखिए ये थी कि नमक कानून को वापस लेना। और उसके लिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 12 मार्च को
पहले, ठीक एक दिन पहले 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया कि उनकी कुछ शर्तें थी कि इसे मान लिया जाए, अदरवाइज हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उस समय में भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था, या गवर्नर जनरल नहीं, उस समय में वायसराय कहा जाता था, लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन ने इनकी किसी भी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। दैंत महात्मा गांधी के सामने कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने 12 मार्च को दांडी मार्च स्टार्ट किया। दांडी मार्च स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से दांडी नामक जगह पे पहुंचे, ठीक है, और यहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, नमक बनाया, समुद्र के पानी को बॉयल किया, बॉयल करके पानी इवोपरेट हो गया, वाष्पोत्सर्जित हो गया, जो बचा हुआ नमक। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाया था कि इंडियन लोग अपने हाथों से नमक नहीं बनाएंगे, वह अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में बनेंगे। महात्मा गांधी ने इस नमक कानून को तोड़ दिया। तो क्वेश्चन यह भी आता है, महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब तोड़ा, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून, साल्ट लॉ को कब ब्रेक किया, कब तोड़ा, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया। महात्मा गांधी ने कहा हम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को नहीं मानेंगे। और इसी दिन से जब महात्मा गांधी ने यहाँ पे ब्रिटिश कानून, जो नमक कानून था, उसको कानून को तोड़ा, और इसी दिन से 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1930 को पूरे देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। नमक कानून तोड़ते ही पूरे भारत भर में महात्मा गांधी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वह स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि दांडी मार्च किसने प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया, 12 मार्च 1930 को। कब पहुँचे वहाँ, स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 को। यहाँ से साबरमती आश्रम से कब पहुँचे दांडी, 6 अप्रैल 1930 को पहुँचते हैं। वहाँ पे वह नमक कानून को तोड़ते हैं। क्वेश्चन यह कि नमक कानून को किसने तोड़ा, कब तोड़ा, तो महात्मा गांधी ने तोड़ा, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से होती है, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है पूरे देश में होती है। महात्मा गांधी के द्वारा देखो राष्ट्रीय स्तर पे 3 बड़े आंदोलन रहे हैं। पहला जो है वह असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। दूसरा जो है 1930 से 1934 तक, बीच में ब्रेक भी हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-32 तक, 1930-31 तक, उसके बाद 32 से फिर 34 तक, मतलब बीच में गैप रहा है। ये दो स्टेप में चला था। और तीसरा जो है बड़ा आंदोलन जो है वह 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, वह 1942 में इनके द्वारा चलाया गया। तो बेसिकली यह 3 बड़े आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी की आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कौन सा आंसर सही है, चौथा आंसर सही है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, जिसे हिंदी में किस नाम से यह प्रकाशित होता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह किताब इंग्लिश में है, नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मोहनदास करमचंद गांधी की एन ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में यह मार्केट में किताब मिलती है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ट्रांसलेट हुआ है हिंदी में, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग के नाम से। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसमें महात्मा गांधी ने अपनी जो बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखी है, वह अपने बचपन से ले करके कब तक के टाइम पीरियड तक, 1921 तक के समय तक का महात्मा गांधी, क्योंकि 1921 के बाद इनके पास समय नहीं था, इनका पूरा जीवन सार्वजनिक जीवन हुआ, तो एक खुली किताब थी, कोई भी देख सकता था, कोई भी पढ़ सकता था, कोई भी जान सकता था, तो उसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं थी। उसके पहले का बचपन से लेकर के वह बड़े हुए, 13 साल के एज में शादी हुई, फिर पिता का डेथ हुआ, इंग्लैंड लॉ करने गए, वहाँ से फिर वापस आए, वकालत की, वकालत चला नहीं तो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो गोरे और कालों का भेद था, रेशियल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, उसके खिलाफ उन्होंने जो काम किया, उन सब सारी चीज़ों का पूरा अपना उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स आप यह कह सकते हैं कि इस किताब में जो उन्होंने 1921 तक लिखा है, उसमें मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की कहानी है।
एक साधारण व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने तक का सफर इस किताब में आपको मिल जाएगा कि कैसे एक आम व्यक्ति जो है वह महात्मा गांधी बनता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ किताबें हैं जैसे इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? वह राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। नेशनल इन मेकिंग, नेशन यहाँ पे होगा, नेशनल नहीं है, ठीक है, नेशन इन मेकिंग, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का लिखा हुआ यह किताब है, यह आप लोग याद कर सकते हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेशन इन मेकिंग यह सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण जो है वह दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है नील दर्पण। नील दर्पण काफी फेमस किताब है। नील दर्पण, जिसमें नील के किसान, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा जो थी या उनकी जो जीवन शैली थी जो कि बहुत ही निम्न कैटेगरी का था, जिसपे ब्रिटिश सरकार का बहुत अत्याचार था, उस पे किसानों की दुर्दशा के बारे में, नील बेसिकली नील के उत्पादन करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में इसमें इस किताब में लिखा गया है, नील दर्पण नामक किताब में लिखा गया है। खैर, इसमें जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यह रहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम पर्वत तंत्र है? नीलगिरी की सतपुड़ा, अरावली या विंध्य? तो इसका आंसर है यह अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत बेसिकली कहाँ, आप अगर देखेंगे मैप में देखेंगे तो अरावली पर्वत जो है वह राजस्थान में इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है। इधर राजस्थान के इस साइड का जो हिस्सा है वह अरावली पर्वत होने की वजह से क्या होता है कि इधर जो है जब क्लाउड इधर जाते हैं तो इधर तो बारिश करते हैं। ठीक है, इधर बारिश करते हैं अरावली रेंज के, इधर तो बारिश होती है, लेकिन अरावली रेंज होने की वजह से जो बादल हैं वह उस पर अरावली पर्वत के इस तरफ नहीं आ पाते हैं, तो इधर का एरिया क्या रह जाता है? यह सूखा रह जाता है, जो यही क्या है? रेगिस्तान है। यहाँ बारिश नहीं होती है। बारिश यहाँ पे होती है, एवरेज जो है वह 25 सेंटीमीटर पर एनम, 25 सेंटीमीटर साल भर में एवरेज जो है 25 सेंटीमीटर बारिश होती है या उससे कम होती है। तो यही जो है यह रेगिस्तानी एरिया है। ठीक है, देखिए जब राजस्थान का नाम आता है तो जनरली तौर पे हम लोग समझ ये लेते हैं कि राजस्थान का तुरंत नाम आते ही हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई रेगिस्तान है, बट रेगिस्तान पूरा नहीं है। ये अरावली रेंज है, देखिए आपको ब्लैक कलर से करके दिखा रहे, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के इस साइड का, इस साइड बादल आते हैं, इधर खूब बारिश होता है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर हरा भरा मौसम रहता है, झील है, पेड़ है, खेती होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस पर, तो उस पर बादल नहीं जा पाते हैं, यह रेगिस्तान है। और कौन सा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है यहाँ पे? थार। क्वेश्चन आता है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वह सहारा रेगिस्तान है, वह अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन यह है कि प्राचीनतम पर्वत तंत्र कौन सा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यही अरावली। देखिए नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल भारत के बिल्कुल बीचों बीच आपका पड़ेगा, नीलगिरी साउथ में पड़ेगा, सतपुड़ा। लेकिन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह क्या है? अरावली है। ठीक है, और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सबसे पुराना तो अरावली हो गया, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो वह हिमालय है। वह सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? वह हिमालय। बट हिमालय क्या है? फोल्ड माउंटेन है। कौन सा? फोल्ड होकर के बना हुआ है। दो चट्टानों के टकराने की वजह से, दो बड़े बड़े चट्टान बल्कि उनको आप नहीं कहिए, वह जो है टेक्टोनिक प्लेटें हैं, दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से, दोनों के टकराने की वजह से दोनों टक्कर ऐसे हुआ और ऐसे जो है ऐसे उठता चला गया और यह सबसे बड़ा हिमालय पर्वत श्रृंखला बना। ठीक है, तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला, और सबसे पुरानी भारत की पर्वत श्रृंखला जो है, माउंटेन रेंज कौन सा है, माउंटेन सिस्टम कौन सा है? वह अरावली है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेगर मिट्टी, क्वेश्चन नंबर 4 है रेगुर। इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो रेगुर कह सकते हैं, बट रेगर है। रेगर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए रेगर मिट्टी जो है उसे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का, ये देखिए
काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी जो है आप देखेंगे तो यहाँ देखिए काली मिट्टी है, दिख रहा है। यहाँ पे मैप में अगर आप देखेंगे तो मैप में आप देखिए जो यह वाला एरिया है आपका, यह इतना एरिया, यह एरिया जो है, और इधर गुजरात में यह इतना बड़ा एरिया यह जो है, ठीक है। यह जो है ब्लैक सॉइल, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जा रही है, भारत में यह काली मिट्टी पाई जाती है। डेक्कन का प्लेट्यू जो है उस एरिया में मैक्सिमम काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसी काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी के नाम से सब लोग जानते हैं कि काली मिट्टी होती है, ठीक है, लाल मिट्टी होती है, रेड सॉइल है, पीली मिट्टी है, ठीक है, या एलुअल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी इसको कहते हैं, जो कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है, ये उत्तर भारत में सबसे अधिक मात्रा में एलुअल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए इसमें जो येलो कलर का बना हुआ है ना मैप में, यह जो है एलुअल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, जो कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछ देता है रेगर मिट्टी, तो रेगर मिट्टी लोग भूल जाते हैं। तो इसी काली मिट्टी को ही क्या नाम से जाना जाता है, रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और आपको शायद पता भी होगा, काली मिट्टी जो है वह बेस्ट किसके उत्पादन के लिए है, कॉटन के उत्पादन के लिए है। कॉटन, कॉटन मतलब क्या, कपास, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रुई भी कहते हैं। तो कपास के उत्पादन या रुई के उत्पादन इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। कॉटन के उत्पादन के लिए बेस्ट जो है वह ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, या दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में रेगर मिट्टी भी कहते हैं, यह होता है, ठीक है। तो यह भारत का देखिए मैप में इस वाले हिस्से में पाया जा रहा है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, कैश मतलब नगद, कैश मतलब नगद, मुद्रादायनी, हिंदी में क्या, मुद्रादायनी। कि निम्न समूहों में से मुद्रादायनी फसलों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पहला ऑप्शन है गेहूं, जौ, चना, दूसरा ऑप्शन है कपास, जूट, तंबाकू, तीसरा है धान, मटर, अरहर, चौथा ऑप्शन है मूंग, चना, मक्का। इंग्लिश नेम भी आपके लिए लिख दिए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीट, बेयरली, ग्रेम, कॉटन, जूट, टोबैको, पैडी, पीट, तूर, ग्रेम, मैज, मूंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कौन सा ग्रुप है, कॉटन, जूट और टोबैको, कपास, जूट और तंबाकू, ये कैश क्रॉप में आते हैं, मुद्रादायनी है। तो आप कहोगे कि बाकी को क्या मुद्रा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, मिलता है, बट कैश नहीं मिलता है। किसान देखिए गेहूं, जौ, चना को बेचता है, मार्केट में बेचता है, जब बड़े व्यापारी खरीदते हैं तो पूरा का पूरा जो हैंड टू हैंड जो है इनको कैश पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन कॉटन, जूट और तंबाकू, कपास, जूट और तंबाकू, ये तीनों इस ऐसे ग्रुप हैं जिनको कि सेल करने पे, बेचने पे किसानों को हैंड टू हैंड जो है कैश पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। शायद इसीलिए इसका नाम जो है वह कैश क्रॉप या मुद्रादायनी रखा है। मुद्रादायनी, तुरंत मुद्रा मिल जाता है, क्या मिल जाता है, तुरंत मुद्रा मिल जाता है। बाकी जो फसलों का ग्रुप है ना, बाकी जो क्रॉप है उनका जो ग्रुप है, उसमें हैंड टू हैंड कैश पेमेंट जो है नहीं मिल पाता है, पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है। वह बड़ा व्यापारी उनसे पूरा का पूरा खरीद लेता है, फिर जैसे जैसे वह मार्केट में बेचता है उसको फायदा होता है, उसको पैसा मिलता है, तो वह किसानों को फिर धीरे धीरे देता है। लेकिन ऐसे इसमें क्या है, इसमें कैश पेमेंट मिल जाता है, जितना देते हैं मार्केट में सेल करते हैं पूरा का पूरा कैश इनको मिल जाता है, ठीक है। वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, द स्टेट फ्रॉम विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यह देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या, पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो आप देखिए आपको मैं थोड़ा सा बता देते हैं बना करके, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यह देखिए ग्लोब है, ग्लोब है, बिल्कुल इसके मिडिल से, बिल्कुल बीच से, ग्लोब ये अर्थ का एक रफली आपको बनाए, बिल्कुल बीचों बीच से जो जाती है उसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इक्वाडोर कहते हैं। यह 0 डिग्री एक्सिस होती है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके ठीक ऊपर, अब यह जो बीचों बीच ये विषुवत रेखा या इक्वाडोर है, यह क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। दक्षिणी वाले को क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी, यह उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है,
उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसके ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस पे यह और यह जो है यह 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे यह 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो उत्तर में, नॉर्थ में, इक्वेटर के ऊपर उत्तर दिशा में, नॉर्थ में 23.5 डिग्री जो रेखा यह है, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? सेम डिस्टेंस पे है, 23.5 डिग्री साउथ में यह रेखा जो है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा जो है, यह जो कर्क रेखा है वह भारत के लगभग बीचों बीच होकर के गुजरता है। कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत को दो पार्ट में, दो लगभग इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहां पे आप देखेंगे तो यह देखिए, आपको मैप में हम दिखा दे रहे हैं। यह जा रही है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यह रेड कलर से मैंने बनाया, यह जो है यह आपको कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। केवल 8 राज्यों से, कुल 28 स्टेट है। अब देखो, आप कहोगे नहीं, ये क्वेश्चन में जैसे ये है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मणिपुर है। ठीक है, तो त्रिपुरा से होकर के गुजरता है, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है, मिजोरम से होकर के गुजरता है। क्वेश्चन पूछ रहा है वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो नहीं गुजरता है, तो कहां से नहीं गुजरता है? मणिपुर से। मणिपुर में नहीं जाता है, मणिपुर से नहीं गुजरता है। अब एक है कि तमिलनाडु से, तमिलनाडु यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तो नहीं। ठीक है, कुल 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य से? देखिए, पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से नाम याद रखिए, किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है। अगर यह 8 आपको नाम याद हैं, अगर यह 8 नाम अगर आपको याद हैं, तो उसके अलावा बाकी 20 राज्यों के नाम दे देगा, तो नहीं, इनसे नहीं होकर के गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, गुजरात है, आप मैप में देख भी सकते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इनको अगर आप याद रख लेंगे तो अब उसमें देखिए मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर नहीं है, तो नहीं है, मणिपुर से होकर के नहीं गुजरता है। नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट में यह जो एरिया है, यह नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य हैं। कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम, जिससे होकर के गुजरता है। बाकी इधर से आप देखेंगे तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। 6 यहाँ पे हो गए। 7वां कौन सा? 7वां त्रिपुरा, और 8वां कौन सा? मिजोरम। यही 8 राज्यों से होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है और भारत को लगभग 2 इक्वली पार्ट में, या इधर नॉर्थ और इधर साउथ, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सी सुमेलित नहीं है? देखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा ये राज्य के नाम है। देखिए, जो मैच है तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 मैच कर रहे हैं और चौथा जो है वह मैच नहीं कर रहा है। चौथा कौन सा ऑप्शन? यह जो है ये छत्तीसगढ़ वाला, यह वाला जो है यह मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, उड़ीसा जो है गुरु माहिसनई, झारखंड नोवामुंडी, कर्नाटक बाबा बुदन, यह खनिज क्षेत्र है। यह कौन कौन से हैं? यह और यह तीनों खनिज क्षेत्र हैं जो कि उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक में हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कालाहांडी कोई खनिज क्षेत्र नहीं है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है आपका, तो इसमें जो है खनिज क्षेत्र में ये तीनों जो हैं, पहला ऑप्शन यह है और यह है, यह करेक्ट है।
ठीक है। उड़ीसा में कौन सा खनिज क्षेत्र है? गुरुमाहिसानी है। झारखंड में नोवामुंडी खनिज क्षेत्र है। कर्नाटका में बाबा बुदन जो है खनिज क्षेत्र है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कालाहांडी कोई खनिज क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतना ही। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का स्रोत है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al, ठीक है। तो एल्युमिनियम देखिए बॉक्साइट से निकाला जाता है। जिंक गलत ऑप्शन है, सीसा गलत ऑप्शन है, टीन गलत ऑप्शन है। एल्युमिनियम जो है वह एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क इंग्लिश में ORE, ओर कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? वह बॉक्साइट है। मीन्स माइनिंग करके जब निकाला जाता है। बॉक्साइट कैसा होता है? जैसे आप क्ले लाइक, मतलब क्ले मतलब गीली मिट्टी, गीली मिट्टी देखिए कि जिस तरह से गीली मिट्टी होती है उसी तरीके से यह जो है बॉक्साइट का कलर होता है गीली मिट्टी जैसा। उसको जमीन की खुदाई करके खदानों से निकाला जाता है, फिर उसको प्यूरिफायर करके उसमें से एल्युमिनियम को अलग निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम का स्रोत जो है, एक्चुअल में एल्युमिनियम कहाँ से निकलता है? वह बॉक्साइट से निकलता है। बॉक्साइट पहले निकाला जाता है, बॉक्साइट को प्यूरिफायर किया जाता है और प्यूरिफाई करके उसमें से एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आयरन है, तो आयरन, लोहा, तो लोहा क्या है? लोहा क्या जैसे हम लोग देखते हैं वैसे ही डायरेक्ट जमीन में से निकल आता है? नहीं, वह अयस्क के तौर पे निकलता है। अयस्क मतलब अशुद्धियाँ, ढेर सारी अशुद्धियाँ रहती है उसमें, बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। ठीक है, जैसे आयरन है तो आयरन का अयस्क क्या है? हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, दो रूपों में जो है यह खदानों से निकाला जाता है। निकाल करके उसको प्यूरिफायर किया जाता है, प्यूरिफायर करके उसमें से अलग किया जाता है, लोहे को अलग किया जाता है। ठीक वैसे ही बॉक्साइट निकलता है। जब खदानों में से निकाला जाता है तो जो क्ले लाइक, गीली मिट्टी के जैसा जो पदार्थ निकलता है वह बॉक्साइट होता है। उसको प्यूरिफायर किया जाता है, प्यूरिफायर करके उसमें से एल्युमिनियम को निकाला जाता है। और एल्युमिनियम आप समझते रहे हैं, लोहा और एल्युमिनियम ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय उद्योग निर्माण के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कि एल्युमिनियम का स्रोत या एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो वह क्या है? बॉक्साइट है। इसका फार्मूला बॉक्साइट का होता है Al2 Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो आपके सामने सबकी लंबाई हमने लिख दिया। ठीक है, सभी नदियों की लंबाई हमने लिख दिया, कितनी कौन सी लंबी नदी ने। 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, चारों का नाम देखिए। अमेजन रिवर है 6400 किलोमीटर है। यांगटीसी रिवर है 6300 किलोमीटर है। गंगा नदी है 2510 किलोमीटर नियर अबाउट है। इसको जनरली आमतौर पे 2500 किलोमीटर भी लिखा मिल जाएगा आपको, 2525 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। गंगा रिवर की लंबाई अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाता है। कहीं पे 2510 लिखा है तो राउंड फिगर में कहीं के मिल जाता है 2500 मिल जाता है, कहीं की 2525 किलोमीटर भी मिल जाता है। तो 5-10 किलोमीटर की लंबाई जो है, हज़ारों किलोमीटर लंबी नदियाँ हैं तो 5-10 किलोमीटर की लंबाई का जो है कोई बहुत बड़ा वैल्यू यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे। और चौथा ऑप्शन है नील रिवर 6650 किलोमीटर। तो इस हिसाब से देखिए कंपेयर करिए 6400, 6300, ये तो बहुत छोटा हो गया, 2510, 6650 किलोमीटर। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह नील रिवर है, नील नदी है। ठीक है, नील नदी देखिए यह आपका मैप में यहाँ जो है यह कई राज्यों से, अफ्रीका में है, यह कई राज्यों से होकर के गुजर रही है, कई देशों से। यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, कई देशों से होकर के गुजरती है। इसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह जो अमेजन रिवर है, यह अमेजन रिवर साउथ अमेरिका महाद्वीप में मिलता है। अमेजन नदी जो है वह साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। इसकी लंबाई भी काफ़ी अधिक है। इसके बाद अगर दूसरी सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो अमेजन रिवर है।
लेकिन सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह नील नदी है, 6650 किलोमीटर है। इससे बस ज़्यादा नहीं, 250 किलोमीटर या जो है कम इसकी लंबाई है। लेकिन इसकी चौड़ाई अगर क्वेश्चन यह पूछे सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है बहाव के लेकर के, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वह अमेजन रिवर है। कौन सा है, अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, और लंबाई में भी अगर देखें तो सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये आपके जो है आज के कुछ क्वेश्चन थे जिसपे हमने डिस्कस किया है, और पहले लेक्चर में कुछ डिस्कस किए, सेकेंड लेक्चर यह रहा। बाकी आगे आपके लिए और जीएस के ढेर सारे क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।